हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी द्वारा आरओ एआरओ का सॉल्व पेपर जो कि हुआ था 10/9/2017 को। तो यूकेपीएससी आरओ एआरओ सॉल्व पेपर के कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि इसका अगला पार्ट जो बचे हुए 50 प्रश्न है वह भी हम जल्द से जल्द कवर अप कर पाएँ। और साथ ही साथ दोस्तों, यूकेपीएससी आरओ एआरओ जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है वो लोग इस पेपर का पैटर्न ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा पेपर काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, अच्छा पेपर पूछा जाता है। तो आप इस पेपर को या इन क्वेश्चंस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? हमें पता है चमोली के रैणी नामक गाँव से संबंधित है और गौरा देवी से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है, और इसके ऊपर मैं पर्सनली वीडियो भी बना चुका हूँ अलग से, तो आप वो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, गौरा देवी थी इसकी महत्वपूर्ण सूत्रकार। अगला हमारा दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि या प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है? यानी कि दही बनाना जो एक प्रक्रिया है वह है जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया। यानी कि दूध से दही बनाना हमारा जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया है। साथ ही साथ दोस्तों, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया भी होती है, वह भी जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आती है। तीसरा प्रश्न है कि अरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होती है? तो अरक्तता दोस्तों मेनली महिलाओं में अरक्तता या खून की कमी को ही अरक्तता कहा जाता है। मेनली जो महिलाएं होती हैं हमारी, उनमें ये कमी पाई जाती है। तो ये विटामिन B6 और B12 विटामिन की कमी के कारण ये अरक्तता पाई जाती है। इसे ही एलेमिया नाम से भी जाना जाता है। तो B6 B12। अगला प्रश्न है कि इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। इलायोप्लास्ट क्या संग्रहित करते हैं? तो इलायोप्लास्ट दोस्तों वसा संग्रहित करते हैं। यह एक प्रकार के अवर्णीय लवक होते हैं जो कि पौधों में विशेष रूप से वसा संग्रहित करते हैं। बायो का प्रश्न है। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का क्या कारण है? तो लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का कारण है अंतः शोषण। मेनली दोस्तों अंतः शोषण होता क्या है? अंतः शोषण क्या होता है कि पदार्थों का पानी सोखने की जो प्रक्रिया होती है या पानी को सोखने की जो शक्ति होती है उसे ही कहा जाता है अंतः शोषण। तो दरवाजे के फूलने का कारण क्या होता है? पानी का सोखना। दरवाजा पानी सोखता है तो वो फूलने लगता है, तो वही है इसका रीजन। साथ ही साथ अंतः शोषण की प्रक्रिया में हमारा पानी में बीज का फूलना भी अंतः शोषण में आता है, और किशमिश का फूलना या फिर जो भी हम चीज़ें पानी में भिगाते हैं, जो भी चीज़ फूलती है वह सब अंतः शोषण के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? तो दोस्तों तिल्ली को हमारा लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है। तिल्ली को ही कहा जाता है हमारा प्लीहा या फिर स्पिलिन। ठीक है, जिसे लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह के रूप नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह मुख्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, इसी कारण इसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह भी कहा जाता है। सातवां प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन में क्या चेंज होता है? तो जब बर्फ पिघलती है दोस्तों तो उसका आयतन सबसे पहले तो घटता है और बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, हमने घनत्व और आयतन के बारे में पढ़ते हैं कि हमें पता है कि बर्फ का घनत्व क्या होता है? जल के घनत्व से कम होता है। तो घनत्व आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो साफ सी बात है बर्फ का आयतन जल के आयतन से ज़्यादा होगा। तो बर्फ जब पिघलेगी तो उसका आयतन पहले घटेगा, लेकिन एक समय बाद उसका आयतन बढ़ने लगता है। आठवां हमारा प्रश्न है कि पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है हमारा वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब वाष्पोत्सर्जन होता क्या है? तो दोस्तों पौधों द्वारा जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो मेनली वाष्पोत्सर्जन की दर को एक यंत्र होता है हमारा पोटोमीटर। ठीक है, तो पोटोमीटर से मापा जाता है। आप ये भी नोट कर सकते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर को किससे नापा जाता है? पोटोमीटर से नापा जाता है। अगला हमारा नवां प्रश्न है कि बजाज ऑटो ने एक भारतीय नौसैनिक पोत की धातु से बनी मोटरसाइकिल बनाई है, उस पोत का नाम क्या है? तो उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं इस प्रश्न में। तो उसका नाम था INS विक्रांत। तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS विक्रांत, जो कि बजाज ऑटो लिमिटेड ने भारतीय नौसेना युद्धपोत के लिए एक बाइक बनाई थी या मोटरसाइकिल बनाई थी जिसका नाम था INS विक्रांत। काफ़ी फेमस था ये, और इस बजाज के मतलब मोटरसाइकिल का निर्माण कराया था उसने।
अगला 10वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो आरबीआई के गवर्नर की कार्यकाल की अवधि होती है 3 साल, ठीक है। और मैक्सिममली इनके काल की अवधि क्या होती है? 3 साल ही होती है, लेकिन इनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए इनकी क्या की जाती है? पुनर्नियुक्ति भी की जाती है। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। तो कौन से नंबर के हैं वो? 25 नंबर के हैं, और उनका नाम क्या है? वो है शक्तिकांत दास, ठीक है। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। अगला हमारा है कि चाबाहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? तो चाबाहार बंदरगाह इराक, अफगानिस्तान और भारत द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। और ये कहाँ स्थित होगा दोस्तों? यह ईरान में स्थित होगा। इसके द्वारा क्या होगा कि हमें पाकिस्तान को बिना क्रॉस करे ही हम इंडिया में पहुंच सकते हैं। इस टाइप का कुछ इससे रिलेटेड है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, 12वां प्रश्न है हमारा कि विश्व संस्कृति महोत्सव के दौरान दिल्ली में यमुना की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा किस संगठन पर जुर्माना लगाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग जो एक संस्था है उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया था यमुना को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2016 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सनराइजर्स हैदराबाद। 2016 की ट्रॉफी सनराइजर्स हैदराबाद ने जीती थी। उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। लेकिन इसी के साथ साथ हो सकता है पूछा जाए कि 2018 की जो ट्रॉफी है आईपीएल की वो किसने जीती थी? वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीती थी। अगला प्रश्न है, इसरो ने PSLV C-37 के द्वारा किन उपग्रहों की कक्षा में स्थापित किया था? तो दोस्तों इसरो ने PSLV C-37 के द्वारा 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया था। इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। ये भी करंट अफेयर्स का ही एक प्रश्न था। अगला हमारा 15वां प्रश्न है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना। और कब बना था दोस्तों तेलंगाना? ये बना था हमारा 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में एक राज्य का गठन किया गया था, वो था हमारा तेलंगाना, ठीक है। और इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे चंद्रशेखर राव जी। अगला प्रश्न 16वां कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो जीव मिल्खा सिंह दोस्तों हमारा गोल्फ से संबंधित प्रसिद्ध गोल्फ प्लेयर है जीव मिल्खा सिंह। और ये किसके पुत्र थे? तो ये मिल्खा सिंह के पुत्र थे। मिल्खा सिंह जो कि हमारे रेसर थे, धावक थे, उनके पुत्र थे ये, ठीक है। और ये प्रोफेशनल एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। और इनकी माता जो थी वो वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी है हमारी इंडिया की, उनका नाम था निर्मल कौर। अगला प्रश्न है हमारा 17वां कि निम्न में से किसने 2017 की विंबलडन टेनिस खेल प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता था? तो ये जीता था गार्बिन मुगुरुजा ने। तो ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इन्होंने फाइनल में उस टाइम पे विनस विलियम्स को हराया था आई थिंक। अगला प्रश्न है 18वां कि पनामा पेपर्स स्कैंडल का संबंध है? तो पनामा पेपर्स स्कैंडल का संबंध किससे है? तो ये था दोस्तों हमारा बड़ी हस्तियों के घोटाले से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये था बी। और यह भी उस टाइम के करंट अफेयर्स का प्रश्न था। तो आप इसके बेसिस पे एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स से आपको एग्जाम में 8 या 9 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो RO का आपका एग्जाम है तो करंट अफेयर्स को स्ट्रांगली मजबूत कर लीजिएगा आप। अगला हमारा 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? तो तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो इसका राइट आंसर है बिहार की जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय है। हमें पता है दोस्तों कि भारत में मेनली 7 राज्यों की विधानमंडल जो है वह द्विसदनीय है। बाकी अदर 29 राज्यों में से 7 की द्विसदनीय है। वह राज्य कौन कौन से हैं एक बार ज़रा सा जान लेते हैं उनके बारे में। एक तो हो गया हमारा बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सॉरी 6 राज्य होंगे दोस्तों, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय है, ठीक है। और सभी जो विधानमंडल हैं वह एक सदनीय है। अब द्विसदन से क्या तात्पर्य है कि वहाँ पे विधानसभा भी होंगी और विधान परिषद भी होंगे। तो विधानमंडल द्विसदनीय है मतलब यानी कि विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। लेकिन जो अदर हमारे 23 राज्य बसते हैं तो 23 राज्यों में क्या होगा? ओनली विधानमंडल एक सदनीय होगा, ठीक है। एक ही सदन होता है वहाँ पे, या तो फिर हमारा विधानसभा होगा या फिर विधान परिषद होगा। अगला हमारा 20वां प्रश्न है कि भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदस्य है? तो भारतीय संघ कनाडा देश के संघ के सदस्य है। कौन से देश के दोस्तों? कनाडा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 20 का डी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 21वां प्रश्न कि 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो 93वां संविधान संशोधन हमारा शिक्षण संस्थानों में
ओबीसी के आरक्षण से संबंधित था। किससे? ओबीसी के आरक्षण से। 93वां संविधान संशोधन वर्ष 2006 में हुआ था दोस्तों, जिसके अंतर्गत आरक्षण के कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया था और इसी के तहत ओबीसी मतलब शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण को भी जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा 22वां प्रश्न है दोस्तों कि राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। किसके द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को जो है मान्यता दी जाती है। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण और राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वर्गीकरण करने की मान्यता देता है और साथ ही साथ चुनाव चिन्ह देने का कार्य भी भारतीय निर्वाचन आयोग ही करता है। अगला प्रश्न 23वां कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, वर्ष 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई पारित किया गया था। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में या पूरे देश में यह लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 29 राज्य। आप 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दिल्ली। ये 7 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला हमारा है 25वां प्रश्न कि भारत का निर्वाचन आयोग है क्या है? तो निर्वाचन आयोग हमारी एक संवैधानिक संस्था होती है जिसका वर्णन दोस्तों आर्टिकल 324 में किया गया है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो 26 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला हमारा 26वां प्रश्न है कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 2 सदस्य। और कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और कौन से आर्टिकल के तहत दोस्तों? तो आर्टिकल 331 के तहत। ठीक है। 27वां प्रश्न है कि लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष से नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये सभी को पता होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष से नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 28वां कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? यानी कि हमारा राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तो कौन राष्ट्रपति होगा? तो उस कंडीशन में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या होंगे? भारत के राष्ट्रपति होंगे। अब अगर सपोज कीजिए कि भारत के उच्चतम न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हुए तो उस टाइम पे जो हमारे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वह भारत के राष्ट्रपति होंगे। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा है हमारी अंग्रेजी। तो 29 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा जो होगी वो होगी अंग्रेजी, लेकिन अगर कभी बाय चांस संसद इसमें संशोधन करना चाहे तो विधि बनाकर इसमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। अगला हमारा 30वां प्रश्न है कि वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 2005 में बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में यह बनाया गया था। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बनाया गया था पूछा जाएगा। तो जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था वह बनाया गया था हमारा 1966 में। ठीक है, कब? 1966 में वह बनाया गया था। तो आप ये भी नोट डाउन करते रहिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 31वां की मानवोदय काव्य की रचना किसने करी थी? तो मानवोदय काव्य की रचना करी थी हमारी भरत कवि ने। और इसके बारे में मैं आपको उत्तराखंड इतिहास में डिटेल्स में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। और जो मानवोदय काव्य ये एक गढ़वाल राजवंश का इतिहास है, परमार राजवंश मैंने आपको बताया है। और इसे जो हमारे गढ़वाल के राजा थे मान सिंह उनके कवि थे कवि भरत, तो उन्होंने इसे लिखा है। ठीक है। और इस रचना में उन्होंने पर्वतीय गढ़वाल राजाओं की वीरता का इतिहास भी दिया हुआ है। 32वां प्रश्न है कि पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? तो पुरुषोत्तम पंत को दोस्तों रुद्रचंद के द्वारा सम्मानित या पुरस्कृत किया गया था। चंद राजवंश में मैंने डिटेल में बताया है और रुद्रचंद ने ही रुद्रपुर शहर की स्थापना भी करी थी। 33वां प्रश्न है कि मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड को मुक्तेश्वर में लॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। या फिर
यूरोलॉजिकल प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर, जो कि नैनीताल जनपद में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। और कब इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, अगर यह पूछा जाता है तो 1893 में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना करी थी डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड ने, ठीक है। और मतलब इस ये जो मेन था यहाँ पर ये पशुओं से संबंधित जो बीमारी थी उसके बारे में डिस्कस किया जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सरयू पनार से है, संबंधित है। सरयू पनार मतलब सरयू की सहायक नदी है पनार, काली की सहायक नदी है गौरी गंगा, भागीरथी की सहायक नदी है जाड़ गंगा। लेकिन ऑप्शन सी गलत है। धौली मतलब विष्णु गंगा की सहायक नदी नहीं है, धौली गंगा पूर्वी इसकी सहायक नदी है दोस्तों। आई थिंक ये अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु की दशाएं हैं? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाबर पेटी में उपोष्ण प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। अब दोस्तों भाबर पेटी मतलब जो हमारा क्षेत्र होता है शिवालिक की ढाल से नीचे 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में जो पाया जाता है उसे कहते हैं भाबर। और भाबर में ही जो पाई जाती है उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप उपोष्ण प्रकार की जलवायु से क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ महीने यहाँ पर ताप बहुत अधिक होता है और कुछ महीने ताप यहाँ पर कम हो जाता है, तो इस प्रकार की जलवायु को उपोष्ण जलवायु कहा जाता है। अगला हमारा, और दोस्तों वीडियो में कुछ भी मिस्टेक्स हों तो ज़रूर आप बताइएगा, थोड़ा सा कभी कभार बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगला हमारा 36वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय जो है हमारा मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के मध्य स्थित है। क्या है? लघु हिमालय। अगला प्रश्न 37वां, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है? तो उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है? हमारी एक विवाह व्यवस्था है उत्तराखंड में अट्टा बट्टा। यह प्रथा उत्तराखंड की दोस्तों गद्दी जनजाति में पाई जाती है। अट्टा बट्टा एक संबंध है जो कि विवाह से रिलेटेड होता है। तो कौन सी जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है? तो गद्दी जनजाति में, ठीक है, गद्दी जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है अट्टा बट्टा, ठीक है। अगला प्रश्न 38वां की उत्तराखंड के किस मेले में मच्छी मारने की परंपरा है? तो मौड़ मेला, जो कि जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है, वहाँ पर हमारी मच्छी मारने की परंपरा है, ठीक है। और जौनसार बाबर क्षेत्र में यह मेला आयोजित किया जाता है और मानसून के शुरुआत के साथ मतलब जून के टाइम पे ये मेला वहाँ पर अधिकतर मनाया जाता है और मच्छी मारी जाती है, ठीक है, इस मेले में। अगला क्या है हमारा 39वां प्रश्न, चौफुला क्या है? तो चौफुला हमारा एक नृत्य है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चौफुला नृत्य किया करती थी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पार्वती माता भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य करती थी पूछा जाता है, तो उसे कहती है चौफुला, ठीक है। और चौफुला को ही चौफुलों के नाम से भी जाना जाता है और ये मतलब नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? तो न्यूनतम साक्षरता दर की दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग वो थी हमारी उधम सिंह नगर जिले में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगर पूछा जाता है कि उच्चतम साक्षरता दर कितनी थी, कहाँ थी, तो हाइस्ट थी हमारी देहरादून में, ठीक है, देहरादून में हाइस्ट थी। और वैसे साक्षरता दर कितनी थी? तो 78.82% उत्तराखंड की साक्षरता दर थी। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात कितना था? तो 963 था। 1000/963 उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात था। और देख लीजिएगा वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी जनसंख्या जनगणना, वहाँ पर मैंने सारे टॉपिक कवर अप कराए थे। अगला हमारा 42वां और अगर पूछा जाए कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 962 था, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, हो सकता है पूछा जाए पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो बाराहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था जिसका मतलब होता है हमारा मार्केट, ठीक है, यानी कि बाजार से इसका संबंध होता है। और उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है, आप सभी लोग को पता ही है। अगला प्रश्न है 43वां की गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी में, यह भी आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और इस रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी गढ़वाल रेजिमेंट के? तो 1887 में इसकी स्थापना हुई थी गढ़वाल रेजिमेंट की, ठीक है।
और रेजिमेंट की स्थापना में मतलब सर्वाधिक श्रेय किसको जाता है, स्थापना का श्रेय तो जाता है बलभद्र सिंह नेगी को। ठीक है, कहाँ किसे, बलभद्र सिंह नेगी को। आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? तो बसंत देव, बसंत या बसंत देव, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बसंत देव। और अगर पूछा जाए कि कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो थे हमारे ब्रह्मदेव। कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, उत्तराखंड इतिहास वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 45वां कि 1869 ईस्वी में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक कौन था? तो 1869 में स्थापित कुमाऊं कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था क्रो। ठीक है, कौन थे दोस्तों? क्रो थे। तो क्रो, ये भी अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे भी देख लीजिएगा 1869 में। और ये मेनली 1891 तक अपने पद पर बने रहे थे। इन्होंने क्या हुआ था, बहुत ही कई सारे यूरोपीय पौधे लगाए थे उत्तराखंड में, और बहुत सारे पौधे भी मतलब वितरित किए थे। ठीक है, तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक क्रो को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन उत्तराखंड की आजीविका का प्रमुख स्रोत है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और कुल क्षेत्रफल के 12.5% भाग पर दोस्तों कृषि एवं पशुपालन का कार्य किया जाता है उत्तराखंड में, 12.5% का। अब अगला प्रश्न है, जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है, क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात क्या होता है? जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहलाता है। ठीक है, क्या? संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसको ही कहा जाता है हमारा पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है इसे, क्या? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि हमारा बैरन द्वीप, वह भी इसी के आसपास स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 226 मीटर भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है। भारत के दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। प्रथम बांध है हमारा टिहरी बांध, जो कि पड़ता है कहाँ? उत्तराखंड में, ये टिहरी जनपद में, जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर। लेकिन भाखड़ा नागल बांध की जो ऊंचाई है वो है 226 मीटर। और कौन सी नदी पर है? तो पंजाब की सतलज नदी पर मेनली यह बना है, और एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से परियोजना है। ठीक है, कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर मेनली। अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यूपी। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी 2011 की जनगणना के अनुसार? उत्तर प्रदेश की। अगर पूछा जाए कि सबसे कम किसकी थी 2011 के अनुसार, तो वो थी सिक्किम की। ठीक है, किसकी थी? सिक्किम की सबसे कम थी, और उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा थी। डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन डेल्टा सुंदरी के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। अब हमें पता है दोस्तों कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो अब भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और यह जो है मैंग्रोव वन से ढका हुआ है, और सुंदरी के पेड़ों के लिए यह प्रसिद्ध है। इसी के कारण इसका नाम सुंदरवन भी पड़ा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और यह जो डेल्टा के किनारे मतलब समुद्र के किनारे जो मतलब नमकदार पानी होता है, उसमें यह पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य घटित होते हैं? तो इनमें से दोस्तों करकोटोवा ज्वालामुखी जो होता है वह क्या होता है? सतही प्लेट के मध्य से होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं दोस्तों अंटार्कटिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि जो ये परमाफ्रोस्ट या परमाफ्रॉस्ट होते हैं यह होते क्या हैं। तो परमाफ्रॉस्ट दोस्तों ऐसे स्थल को कहा जाता है जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्ष तक पानी जमने के तापमान से कम तापमान पर रही हो, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जहाँ पर हमारी मिट्टी रही हो उसे हम जानते हैं परमाफ्रोस्ट नाम से। ठीक है, तो ये जो परमाफ्रोस्ट अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ ना पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत कम, 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम होता है। ठीक है, अगला हमारा 54वां प्रश्न है कि न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम कौन सा है? तो न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम है हमारा टुंड्रा बायोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब पौधों से रिलेटेड है, जीव विज्ञान का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है जेरोफाइटिक वनस्पति? तो जेरोफाइटिक वनस्पति इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घास के मैदान एवं मरुस्थलों में पाई जाती है जेरोफाइटिक वनस्पति। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बायोम प्रायः मरुस्थलीकरण का उदाहरण है?
तो इसमें से मरुस्थलीकरण का उदाहरण कौन सा है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत जो है इसमें मरुस्थलीकरण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बायो के क्वेश्चंस हैं, या देख लीजिएगा आप इनको डिटेल में, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है इनके बारे में। वैसे जहाँ तक है कि बायोम या फिर जीवोम धरती या समुद्र के ऐसे बड़े भाग को कहा जाता है जहाँ पर मतलब सभी की उपस्थिति पाई जाती है, मतलब जीव मौसम आदि की उपस्थिति पाई जाती है, उसे ही बायोम कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 57वां कि दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसी के कारण हिंद महासागर में नमी लाई जाती है और यहाँ पर वर्षा होती है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पूर्व एशिया में क्या होता है, हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती है। अगला हमारा प्रश्न है मानव का परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव सम्मिलित रहता है। तो मानव का परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव सम्मिलित रहता है तापीय अपरदन को प्रेरित करना। ठीक है, किसे, तापीय अपरदन को प्रेरित करना मानव का परमाफ्रॉस्ट का व्यापक प्रभाव है। अगला हमारा प्रश्न है 59वां कि बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है, क्या है। तो बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है हमारा वन्य उत्पाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों जो बोरियल विश्व के उत्तरी क्षेत्रों का एक बायोम है जिसमें चीड़, स्प्रूस, लार्च आदि कौड़धारी वृक्ष या वन पाए जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बोरियम या टैगा वन विश्व का सबसे बड़ा बायोम है। ठीक है, वन्य उत्पाद सबसे बड़ा बायोम है यहाँ का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व में कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है, यानी कि भू संतुलन का उदाहरण कौन सा है। तो मिसिसिपी मुहाने का संकुचन, ऑप्शन सी इसका राइट है। यह क्या है, भू संतुलन का उदाहरण है। यानी कि भू संतुलन यानी कि भूमि जो हमारी भू परपटी होती है उसके नीचे जो भी जिस पर वो टिकी हुई रहती है उसे हम भू संतुलन से कहते हैं। और मिसिसिपी मुहाने का संकुचन इसका एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वीबी हमारी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, जबकि सी, ओरेकल, जावा, सी प्लस और साथ ही साथ फोर्ट्रॉन ये सभी क्या होती है, हमारी प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है 62वां कि मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा ट्रांसफ़र का अंतरण करती है, डाटा का अंतरण कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, प्लीज़ क्लियर करिएगा इसको, शायद रैम भी हो सकता है इसका, क्योंकि पूछा गया कि मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा ट्रांसफ़र कौन करता है। तो कंट्रोल यूनिट ही करना चाहिए, क्योंकि मेमोरी रैम तो डाटा को सेव करती है, तो कंट्रोल यूनिट ही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 63वां कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अभी माइक्रो प्रोसेसर ये सभी चीज़ें क्या होती है, सीपीयू का ही दूसरा नाम हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी रहता है। ठीक है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है कि टीसीपी का अर्थ क्या है। तो टीसीपी होता है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका बी ऑप्शन सही है। टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आपको कंप्यूटर के भी 10 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, तो आप उसकी भी अच्छी तरीके से तैयारियां कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 65वां कि HTML का एक उदाहरण है, मतलब HTML किसका उदाहरण है। तो फाइल एक्सटेंशन का एक उदाहरण है हमारा HTML। अब HTML की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नोट कर लीजिएगा, पूछा गया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। और यह क्या होता है कि वेब पेज के लिए एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। यदि किसी भी डॉक्यूमेंट में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा लास्ट में .html लिखा हुआ था, यानी कि वो एक फाइल एक्सटेंशन का टाइप है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि www पेजेज विकसित होते हैं, किसके द्वारा विकसित होते हैं। तो URL के द्वारा विकसित होते हैं www पेजेज। W क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और URL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ठीक है, URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर के द्वारा यह विकसित होते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं ना www.uttarakhand.government.in। ठीक है, तो ये पूरा एक URL के अकॉर्डिंगली आता है। ठीक है, तो URL के द्वारा वेब पेजेस हमारे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, सॉरी। अगला हमारा प्रश्न है कि एक निब्बल किसके बराबर कितने बिट्स होते हैं। तो एक निब्बल बराबर होते हैं हमारे 4 बिट्स। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि 2 निब्बल बराबर कितना होता है। तो 2 निब्बल बराबर होता है हमारा 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट। और 1 बाइट बराबर कितना होता है हमारा 8 बिट। तो एक निब्बल बराबर पूछा गया तो 4 बिट हो जाएगा।
अगर 2 निब्बल बराबर पूछा जाता होता तो 8 बिट बराबर 1 बाइट, तो 1 बाइट बराबर भी 8 बिट होता है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राउटर किस प्रकार की युक्ति है? तो जो हमारे राउटर होती है दोस्तों, ये एक नेटवर्किंग टाइप के डिवाइसेस है, यानी कि जो विभिन्न जो हमारे कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसको ऐड करता है या फिर जोड़ने का जो काम करता है उसे हम राउटर कहते हैं, ठीक है। मेनली इंटरनेट के माध्यम से इसका यूज़ किया जाता है नेटवर्किंग का, तो ये राउटर कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर वायरस प्रभावित करता है तो किसे? तो सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। सॉफ्टवेयर यानी कि जिसके बेसिस पे हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू वगैरह वगैरह जो भी होता है सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। तो वायरस जो होता है ओनली सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण करी थी। सातवाहन शासक जो थे हमारे गौतमी पुत्र सातकर्णी एकमात्र ऐसे सातवाहन वंश के थे जिन्होंने ब्राह्मण की उपाधि क्या थी दोस्तों, धारण की थी, और इन्हें सातवाहन वंश का प्रतापी राजा भी माना जाता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था? तो वैसे वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ होता है दोस्तों कर से था, लेकिन यहाँ पर प्रजा द्वारा दी जाने वाली भेंट ही बलि कहलाती थी, ठीक है। बलि का संबंध किससे था? कर से था, ठीक है। प्रारंभ में दोस्तों बलि एक स्वैच्छिक कर था जो राजा को प्रदान किया जाता था प्रजा के द्वारा भेंट के रूप में, लेकिन बाद में इसे मतलब अनिवार्य घोषित कर दिया गया और बाद में इसने कर का रूप धारण कर लिया। तो डी सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें हमारा 16 महाजनपदों का मतलब वर्णन मिलता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? तो आप सभी लोगों को पता होगा अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाज़ा। अब अगर पूछा जाए कि बुलंद दरवाजे का निर्माण कब किया गया था दोस्तों, तो अकबर द्वारा 1605 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, 1605 ईस्वी में। और किस विजय के पश्चात पूछा जाएगा तो गुजरात विजय के पश्चात किया गया था अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण। और पूछा जाए कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो यह हमारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। और यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा अकबर ने 1605 में बनाया था, ठीक है, गुजरात विजय की स्मृति में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश काफ़ी फेमस है, कुतुब मीनार का कार्य भी इसने पूरा कराया था और इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी इसने कराई थी, ठीक है। और इसी के तहत इसने इक्तादारों की नियुक्ति की थी, मतलब अपने राज्य को इसने अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया था, सैनिक और राजस्व के क्षेत्र में जो लोग काम करते थे, मतलब इस टाइप से इसने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है 75वां, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी व्यवस्था हमारी अकबर ने प्रारंभ की थी, सबसे बड़ी व्यवस्था मानी जाती है इतिहास में, तो अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी पूछा जाएगा तो 1575 ईस्वी में, मतलब कब? 1575 ईस्वी में, ठीक है। और मुगलकालीन प्रशासन की रीढ़ किसे माना जाता था पूछा जाएगा तो मुगलकालीन प्रशासन की रीढ़ जो होती थी या रीढ़ की हड्डी, वह भी मनसबदारी व्यवस्था को ही माना जाता था। अगला प्रश्न है कि कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था जिसका नाम था, क्या था दोस्तों? एक मुस्लिम जुलाहा था नीरू, ठीक है, यानी कि नीरू और नीमा, ठीक है। नीरू और नीमा के द्वारा जो कबीरदास थे उनका पालन पोषण कराया गया था, ठीक है। और जो कबीरदास थे दोस्तों नीरू और नीमा को बनारस में लहर तारा तालाब के पास में इनको मिले थे और इसके पश्चात इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और कबीर क्या थे? कबीर की अधिकतर उपदेश बीजक में सम्मिलित हैं और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी एट लास्ट में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? तो चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार थे दोस्तों हमारे राम मनोहर लोहिया जी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, राम मनोहर लोहिया जी भारत के प्रमुख क्या थे? समाजवादी विचारक थे। इन्होंने समाज का वर्गीकरण 4 स्तरों पर किया, इसी कारण चौखंबा सिद्धांत के अग्रगामी सिद्धांतकार के रूप में इनको जाना जाता है। और ये 4 स्तंभ इस प्रकार के थे, पहला था हमारा ग्रामीण स्तर पर, दूसरा था हमारा जिला स्तर पर, तीसरा था राज्य स्तर पर और चौथा था हमारा केंद्र स्तर पर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था हमारा इस्लाम का शुद्धिकरण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत में दोस्तों जो हमारा बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था अगर पूछा जाएगा तो वो क्या था? सैयद अहमद बरेलवी ने। तो आप नोट करना चाहते हो कर लीजिएगा, सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन का मतलब
नेतृत्व किया था। और यह कब से कब तक हुआ था, मतलब 1830 से लेकर 1857 के बीच बीच यह आंदोलन हुआ था। और बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, अगर यह पूछा जाएगा तो प्रमुख केंद्र था पटना, ठीक है, पटना था। और इन्होंने इस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा भी करी थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई थी। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि दलित वर्ग के रूप में आवाज़ किसने उठाई थी, वो उठाई थी सत्यशोधक समाज ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, अगर ये पूछा जाएगा तो 24 सितंबर 1873 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, पूना में, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे सत्यशोधक समाज के, तो थे ज्योतिबा फूले जी। काफ़ी बार पूछा गया है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। और कब हुई थी इसकी स्थापना, 24 सितंबर 1873 को पूना में की गई थी। और इन्होंने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई थी और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का भी इन्होंने अपोज किया था, विरोध किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनसे रिलेटेड। अगला हमारा प्रश्न है 80वां कि दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जोर दिया गया था। तो किसके ऊपर जोर दिया गया था जो दिसंबर 1929 में, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी सबसे पहले। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब, दिसंबर 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो वो की थी हमारी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की थी इस अधिवेशन में दिसंबर 1929 में सर्वप्रथम। और दोस्तों इसी आंदोलन के दौरान यह तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज सर्वप्रथम यह कब डिस्कस जब किया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो दोस्तों 1929 में ही किया गया था। इसी के तहत जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन संविधान हमारा हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन उसे पूरा लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसी वजह से उसे 26 जनवरी को लागू किया गया था, क्योंकि पहले से ही घोषणा की जा चुकी थी लाहौर अधिवेशन के दौरान की, पूर्ण स्वराज के दौरान की स्वतंत्रता दिवस क्या था हमारा 26 स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस ना मना के गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी के अनुयायियों ने 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ हुआ था दोस्तों, गुजरात के सूरत में। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, गुजरात के सूरत में मेनली बारदौली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। और इसमें मुख्य भूमिका किसने बनाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें मुख्यतः भूमिका निभाई थी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल जी हमारे गदर पार्टी के संस्थापक थे, आप सभी लोगों को पता होगा। और कब हुई गदर पार्टी की स्थापना, तो 1913 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में हुई थी, ठीक है। कहाँ, सेंट फ्रांसिस्को में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1913 में। अच्छा पॉइंट है, लाला हरदयाल जी ने करी थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है, ठीक है। किसे, चार्ल्स मैडकॉफ को, ठीक है। तो अच्छा पॉइंट है। और मतलब समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भी इनको जाना जाता है, किसे, चार्ल्स मैडकॉफ को, ठीक है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में बने थे, पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, किसके ऊपर है, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों के ऊपर आधारित है भारत की नई औद्योगिक नीति 1991। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव विकास सूचकांक HDI में समाविष्ट है, क्या क्या है, तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी क्या है हमारा HDI में है, ठीक है। यानी कि मानव विकास सूचकांक में प्रसारित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ट्राइसेम क्या है, तो ट्राइसेम का जो दोस्तों मेन उद्देश्य था वो है हमारा ग्रामीण विकास का, ठीक है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है जो कि हमारा ग्रामीण विकास का है। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों हमारी हुई थी 15 अगस्त 1979, यानी कि 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो पूरा नाम है, अगर पूछा जाता है कि ट्राइसेम यानी कि TRYSEM,
आप इसकी फुल फॉर्म नोट करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, TRYSEM इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म थी और 15 अगस्त 1979 को ये लागू की गई थी, किसके लिए? ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न बन जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो LIC की स्थापना किस वर्ष हुई पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1956 में हमारी LIC की स्थापना हुई थी। ठीक है, और LIC का मुख्यालय कहाँ है पूछा जाएगा, तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई थी? तो पहली औद्योगिक नीति हमारी अप्रैल 1948 में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, और उस समय भारत के उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, और इनके ही मतलब टाइम पे आई थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 90वां प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग 2015-20 ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो वो जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की थी दोस्तों, वो की थी आई थिंक दिसंबर 2014 में। ठीक है, तो 90 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2014 में। ये उस टाइम के करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक प्रश्न था जो कि पूछा गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास कोण का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास कोण का सृजन दोस्तों नाबार्ड के अधीन किया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। आप बात करते हैं कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या था, काफ़ी बार पूछा गया है फुल फॉर्म नाबार्ड की, तो आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है नाबार्ड की फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो शिवरामन समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि राज्य में किस क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? मतलब राज्य के किस क्षेत्र, भारत में किसी क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है, तो कौन सी क्षेत्र से होती है? तो घरेलू क्षेत्र से होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, अधिकतम कुल घरेलू बचत घरेलू क्षेत्र से ही प्राप्त होती है। किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का अंतर्गत नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के इस टाइम पे हमारे अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब बात आती है नीति, NITI, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी गई है। तो नीति आयोग की नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से 1956 तक थी। ये तो हम सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, और इसमें मेल रूप से जो थे हमारे हैरोल्ड डामर पद्धति पर आधारित थी। कौन सी? हैरोल्ड डामर पद्धति पर। काफ़ी बार यह भी पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सी पद्धति पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डामर पद्धति पर। ठीक है, अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी 2006 में, यानी कि 12 जुलाई 2006 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। मतलब वही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह करने के लिए इसका स्थापना की गई थी। और कौन सी समिति की अनुशंसा पर? तो रंगराजन समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? रंगराजन। अगर नाबार्ड पूछा जाता तो नाबार्ड तो था शिवरामन समिति की अनुशंसा पर, लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो रंगराजन समिति की। ठीक है, अगला प्रश्न कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे है? निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा संबंधित, तो वो है R नर्कसे ने। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा R नर्कसे ने दी थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 97 निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो बलुआ पत्थर कार्बन का अपर रूप नहीं है, जबकि कोयला, ग्रेफाइट और हीरा तीनों हैं। ठीक है, अगला 98वां प्रश्न है कि भारी जल क्या है? तो भारी जल दोस्तों क्या है पूछा गया है। तो इसका जो मतलब रासायनिक सूत्र होता है वो तो हमें पता है D2 होता है, इसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसका जो है आंसर सी है, शीतलक और मंदक के रूप में काम करता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, शीतलक और मंडल। तो भारी जल का फॉर्मूला क्या है, कभी कभी पूछ जाता है D2O। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है,
और मंदक और शीतलक दोनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि कूलर और मॉडरेटर। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल हमारा विटामिन सी का पूरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी। विटामिन सी क्या होता है, खट्टे फल और सब्जियों में हमें मिलता है। और विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, के, ई वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो बी और सी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो सोडियम को ही कैरोसिन में डुबोकर भी रखा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं 50 जो आर ओ के सॉल्व पेपर में प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम्स में। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।